जी सर, ओवरऑल मेरा 4 टाइम नेट है। और इस बार ओहो। जेआरएफ मास्टर्स के बाद 2 साल बीएड किया है, तो मैंने सोच लिया था ये बीएड के अंदर मेरे को जेआरएफ निकालना पड़ेगा। हम्म। यहाँ पर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपका जो स्टडी मटेरियल था, तो मेरा मास्टर्स में यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था। अरे वाह, क्या बात। रीजनिंग एंड डीआई है। मैंने वहां पर सोच ही लिया था अगर 15 क्वेश्चन आए तो मेरे को 15 में 15 चाहिए, 14 में भी नहीं होगा। मगर हम्म। आपका जब हॉर्क्राक्स ऑफ जियोग्राफी आया, उसके हम्म। बाद मेरे को बहुत हेल्प हुआ है, क्योंकि तो क्वालिफाई हो गया जेआरएफ, हाँ? जी सर, इस बार हो चुका है। बधाई हो। थैंक यू सर। ये वाला मेरा 7th अटेम्प्ट था। सेवेंथ अटेम्प्ट। जी सर, इसके पहले मेरा 4 टाइम नेट हो चुका है, मगर जिसमें से 3 बार बस 1 या 2 क्वेश्चन के लिए रह जा रहा था। बस इस बार हो ओहो। गया। डिटर्मिनेशन सेवेंथ टाइम तक। यस सर। कहाँ से आया इतना सारा डिटर्मिनेशन कि नहीं करना ही है, छोड़ना नहीं है? बस था सर, मास्टर से ही सोच चुके थे जेआरएफ लगेगा। उसके बाद फिर मास्टर्स खत्म हुआ, उस टाइम तक मेरे को बस 2 मार्च साइकिल का जो हुआ था ना, एक दिसंबर 2020 और 21 का मार्च साइकिल, और दिसंबर 21 जून 22 का जो मार्च साइकिल था, ये दोनों अटेम्प्ट में मास्टर्स चलते हुए दे सका था, जिसमें से सेकंड वाला में मेरा नेट हो चुका था। और उसके बाद मेरा जो 5 टाइम अटेम्प्ट हुआ है, उसमें से 3 टाइम मेरा नेट हुआ है, और इस बार जेआरएफ हुआ है। थ्री टाइम नेट एंड फाइनली जेआरएफ हो गया। जी सर, ओवरऑल मेरा 4 टाइम नेट है। और इस बार ओहो। जेआरएफ। ओके। फोर नेट एंड जेआरएफ, इट्स अ बिग जी अचीवमेंट। कंसिस्टेंसी काफी रही आपकी, सेवेंथ अटेम्प्ट तक बनाए रखा आपने, छोड़ा नहीं। जी सर, ये वाला मेरा बीएड, मेरा 2 साल का बीएड था, तो मास्टर्स के बाद 2 साल बीएड किया है, तो मैंने सोच लिया था ये बीएड के अंदर मेरे को जेआरएफ निकालना पड़ेगा। करना ही करना है। तो बस जून तक तो मेरा बीएड चला, उसके बाद हम सोच लिए थे इस बार अगर हुआ तो हुआ, वरना नहीं। बस भगवान के द्वारा में हो गया इस बार। अरे इतनी मेहनत की आपने, भगवान भी तो उन्हीं का साथ देते हैं ना जो मेहनत करते हैं, है ना? जी बिल्कुल सर। ऐसे थोड़ी ये बैठे हैं बस पूजा पाठ कर रहे हैं, हाँ एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दोनों चीज बस बहुत जरूरी है। मैं अभिषेक, कहाँ से हैं आप? भारत के कौन से मालदा राज्य वेस्ट से हैं? बंगाल, मालदा वेस्ट बंगाल से। मालदा वेस्ट बंगाल। मालदा से तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने क्लास में। जी सर। बहुत बढ़िया। तो कहाँ से हुआ आपका कॉलेज, आपका स्कूल एजुकेशन? मेरा गोरबंगा यूनिवर्सिटी का अंडर, मेरा लोकली गोरबंगा यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर मालदा कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। फिर गोरबंगा यूनिवर्सिटी से मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ है। उसके बाद फिर बीएड किए थे बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंडर से, एक कॉलेज है वहाँ से। हम्म। हम्म। और अभी गोरबंगा यूनिवर्सिटी में पीएचडी भी कर रहे हैं। क्या बात है, ट्वेंटी पीएचडी में ले लिया नाइन एडमिशन आपने? जी सर, 29 जनवरी को मेरा एडमिशन हुआ है। इसी साल हुआ है? इसी साल सर। कंग्रेचुलेशन उसके लिए भी आपको भाई, फाइनली पीएचडी में एडमिशन भी होगा और उसके बाद जेआरएफ भी हो गया। जी सर, बस डबल लगातार हैप्पी। दोनों। नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत देखिए, हायर एजुकेशन में ना एक डेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है। आप अगर कुछ सोच लिए हो ना मुझे ये करना है, तो ऐसा नहीं है कि ये बाकी एग्जाम्स की तरह, जैसे बैंक है या एसएससी है उनकी तरह हमारा एग्जाम नहीं है। हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही अलग है। यहाँ आपको हम्म, ढेर सारा पेशेंस चाहिए और ढेर सारी मेहनत चाहिए, आपको डेडिकेशन तो भर भर के होना चाहिए आपके अंदर। तब जी जाकर सर के बिल्कुल। एग्जाम हम तोड़ पाते हैं। इस बार आपने फोड़ ही दिया पूरा एकदम, करना ही करना है और हो भी गया इस बार। क्या आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा? बार बार एग्जाम में अपीयर होने के बाद भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा? या आप चाहते हैं कि एक बार में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, एकेजे एकेडमी का सुपर स्कॉलर बैच। सुपर स्कॉलर बैच में आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डाउट सेशंस, ई बुक्स, पीएचडी गाइडेंशिप और भी बहुत कुछ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। फिर देर किस बात की? डाउनलोड कीजिए एकेजे एकेडमी ऐप और कीजिए अपने सपनों को साकार। जी सर, हो बहुत गया। अच्छे। कैसे स्टूडेंट थे आप? मतलब होता है ना, लोग कहते हैं अरे जेआरएफ हो गया तो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा होगा, है ना? अरे उसका तो लक था कि हो गया। मानते हैं आप इस बात को? नहीं सर, मेरे को लग रहा है मेरा लक नहीं था, इसलिए मेरा अभी तक जेआरएफ नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। क्योंकि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से तो लक की वजह से ही हो सकता है जेआरएफ नहीं हो रहा है।
हर बार कैटेगरी की वजह से बच जा रहे थे, मतलब नहीं हो रहा था। हम्म। इस बार फाइनली हो चुका है। अरे बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट लोगों को कि अभिषेक ने इस बार 218 नंबर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है, 97.79 परसेंटाइल। आउट ऑफ 300 मार्क्स में से 218 मार्क्स सिक्योर किया है। एंड यस, अभिषेक का ऑल इंडिया रैंक 10 भी आया है। हमने कैलकुलेट किया आपके इन मार्क्स को, तो ऑल इंडिया रैंक 10 आपका आया इस साल। ये एक डबल अचीवमेंट है, रैंक ले आना, टॉप 10 में आना, प्लस जेआरएफ होना। परसेंटाइल भी आउटस्टैंडिंग है आपका, 97.79 परसेंटाइल। मतलब क्या कर दिया आपने इस बार। बस मेरा जो टीचर लोग है, आप लोग है, बस आपका ही जो बताया हुआ मार्क था उसी को मैंने फॉलो किया, इस बार हो गया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो टीचर लोग का नाम लिया आपने, आपकी यूनिवर्सिटी से आपको काफी हेल्प मिली होगी, है ना। जी सर। कैसा माहौल है वहाँ पे, आपकी जो आपके जो इन्वायरमेंट है एजुकेशन का, उस तरीके का क्या है माहौल आपके यहाँ। मेरे यहाँ पर एजुकेशन का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। टीचर लोग भी है, सीनियर लोग भी है, सबको हेल्प करता है। यहाँ पर ग्रुप स्टडी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ग्रुप स्टडी हम्म। हो रहा है हम लोग के बीच में। हम्म। मेरे को लगता है ये ग्रुप स्टडी का ही एक रिजल्ट है जो मेरा हो चुका है। बहुत अच्छे। कितने लोग हैं आपके ग्रुप में जो स्टडी करते हैं। मेरे ग्रुप में तो 3 से 4 आदमी हैं। सब लोग हैं, सब लोग यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी सर। ओके। उनका तो पहले हो चुका था। एक भैया का मेरा एनएफएससी हो चुका था। और एक भैया मेरे को सिर्फ गाइड कर रहा था कैसे करके करना चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए। उन्होंने मेरे को एक चीज बताया था जो मैं सबको बताना चाहूंगा, बिल्कुल। कि अगर मेरे पास एक महीने ये शायद पकड़ लीजिए 2 महीने टाइम है एग्जाम के पहले, हम्म। तो मेरा 10th यूनिट है पेपर 1 से, 10 यूनिट है पेपर 2 से, यानी कि टोटल 20 यूनिट, 60 डेज का टाइम है। अगर मैं एक यूनिट को दो 2 दिन करके टाइम दूं तो 40 दिन हुआ। और हम्म। जो 20 दिन का गैप है, उस गैप में मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए। तो ऐसे करके मेरा पूरा यूनिट भी कवर हो रहा था और रिवीजन भी चल रहा था एक साथ। हम्म। ये मेरे एक सीनियर है, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। हम्म। वो मैंने 2 साल से प्रैक्टिस किया, इसी को फॉलो कर रहा था, हम्म। मगर नहीं हो रहा था। इस बार हो गया है। क्या नाम है आपके सीनियर का। जय साहा। जैसा साहा। साहा। ये बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफी हेल्प की आपके आपके स्टडी में। जनरली आज के इस कंपटीशन के एरा में ये सब चीजें देखने को मिलती नहीं है कि कोई किसी को सपोर्ट करता हो इस तरीके से। जी सर। इनफैक्ट लोग बताते भी नहीं है कि कैसे उनका एग्जाम हम्म। क्वालिफाई हुआ, क्या उन्होंने पढ़ा, कोई बताता भी नहीं है। बट आपका ग्रुप बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है। ऐसा ही होना चाहिए। मैं सब स्टूडेंट को भी यही जो है सजेशन दूंगा कि अपना एक अच्छा सा ग्रुप, छोटा सा ग्रुप बना कर रखिए, 2-3 लोगों का, जो आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए हेल्प ले सकें। तो हमने अभी स्ट्रेटजी के ऊपर बात नहीं की। आपने थोड़ा सा जरूर बताया कि 60 डेज में अगर हम सिलेबस को डिवाइड डिवाइड कर ले, मीन्स 2 मंथ, और हम्म। 2 डेज ईच यूनिट को दें, टोटल 20 यूनिट्स, तो 40 डेज हो जाते हैं। क्या पॉसिबल है कि अगर हम, मान लीजिए हम 2 महीने का टाइम लेके चलते हैं, तो वो तो आपने बता दिया, बट इज इट पॉसिबल इफ वी हैव 6 मंथ और 5 मंथ टू कवर एंटायर सिलेबस इफेक्टिवली। इंटर सिलेबस अगर हम पूरा एक एक यूनिट के लिए एक एक बुक कवर करना चाहे तो नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक एक, हम अगर जियोमॉर्फोलॉजी का सविंदर सिंह का भी बुक देखें तो उसको कंप्लीट करने में कम से कम 45 दिन से 50 दिन टाइम लगेगा। तो ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। कम से कम उसके लिए 1.5 से 2 साल टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद इंटर सिलेबस कंप्लीट होगा। हम्म। यहाँ पर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपका जो स्टडी मटेरियल था, तो मेरा तो आपका जो आप जब अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे तब मेरा सब्सक्रिप्शन था। बेशक। तो मैंने आप तब आपका तब स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर लिया था, उसी को फॉलो कर रहा था। जियोमॉर्फोलॉजी का आपका अगर टोटल देखे तो 14 to 15 क्लासेस का पीडीएफ था। हम्म। उसको मैंने जब थोरली रिवाइज किया बार बार, मेरे हम्म। को वहां पर हाईलाइटेड पॉइंट्स था। अगर हम्म। मेरे पास टाइम कम है तो पूरा पीडीएफ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस हाईलाइटेड पॉइंट अगर पढ़ ले तो पता चल जाएगा जे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फोकस करना पड़ेगा। उसको ही अगर रिवाइज करे, उसी में से क्वेश्चंस था नेट में इस बार भी। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। करके आपका जो 10 यूनिट का था, मैंने उसको फॉलो किया बहुत अच्छे से। हम्म।
और मेरा जो ग्रेजुएशन के टाइम में मेरा, हम लोगों की यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है उसको हाँ, अगर हम लोग कवर करें तो नेट का बोल सकते हैं 80 to 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन के टाइम में मैंने अच्छे से नोट बनाया था, वो भी मुझे इस जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। हम्म। नहीं, बेशक देखिए, हम जो स्टडी करते हैं ना, बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जी। क्या है कि बहुत कुछ है ना पढ़ने को। कहिए तो कुछ भी नहीं है, और पढ़ने के लिए है बहुत कुछ। जैसे बहुत कुछ आपके है। पीछे देख लीजिए, बुक की शेल्फ किताबों से भरी पड़ी है, पढ़ने को बहुत कुछ होगा। बहुत सारी किताबें दिख रही हैं मुझे। तो ऐसे ही है कि कंटेंट बहुत सारा है, बट हमें बहुत चूजी होना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि हमें यही पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम भी तो उसी के अकॉर्डिंगली है। थोड़े टाइम में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आपने कहा बिल्कुल। ग्रेजुएशन का सिलेबस। आई थिंक ग्रेजुएशन का सिलेबस के साथ साथ अगर हम मास्टर्स के सिलेबस को भी इसमें रखें तो बोथ सेक्शन जो है ना वो ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक कवर करते हैं अपने यूजीसी हम्म नेट के सिलेबस को। टू यू बिल्कुल एग्री सर। कि हाँ ये चीज सही है, अगर हम तैयारी करना चाहें ग्रेजुएशन से ही? लेकिन स्टूडेंट लोग को आइडिया होता नहीं है ना ग्रेजुएशन में कि हमें यूजीसी नेट करना है जा करके। ये तो बहुत कम बच्चे जान पाते हैं कि सच में ऐसा कुछ करना है हमें आगे चल करके। सर ये तो है, मगर हम लोग के यहाँ पर कल्चर ही है जो ग्रेजुएशन से ही हम लोगों को बता दिया जाता है, ये मास्टर्स में उठते ही हम लोगों को नेट देना पड़ेगा। तो वो एक आइडिया था ग्रेजुएशन से ही, इसलिए हम लोग उसी की अच्छी तरह बात। से पढ़ाई किए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ये कल्चर है कि स्टूडेंट मास्टर्स से शुरू करता है। मेरे पास हम्म स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं सर मैं मास्टर्स सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे तैयारी करनी है। कैन यू इमेजिन कि मास्टर सेकेंड ईयर में आकर के आप, एक साल बचा है, यू हैव ओनली वन ईयर। तो बिल्कुल। वो वन ईयर में पॉसिबल है क्या कि हम इतना बड़ा सिलेबस कवर कर पाए, सब कुछ पढ़ नहीं पाए? सर। तो आपको लगता है ये बात सच है कि अगर हम ग्रेजुएशन से डिसाइड कर लें कि हमें ये करना है, तो हम थोड़ा 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 करके उस चीज को बेहतर कर सकते हैं, एकदम सर। है ना? अगर हम्म हम अपने एकेडमिक्स को भी लेकर के चलना चाहें और कंपटीशन को भी लेकर के चलना चाहें, आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं तो सर बोलूँगा ग्रेजुएशन से ही ऐसे करके पढ़ाई करना पड़ेगा। देखिए आप नेट का अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको तो एकेडमिक्स ऐसे ही हो रहा है, तो आप एकेडमिक्स को ही ऐसे करके पढ़िए जो आपका नेट का भी क्लियर हो सके। मास्टर्स में आके तो आपका नेट देना ही है, और मास्टर्स में भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका एकेडमिक्स हो या नेट हो, दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों को पैरेलली रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, तो दोनों एक साथ क्लियर होगा अच्छे से। नहीं, ये तो बात और सही सर है। मैंने ये वाला फॉलो किया था, तो मैंने मास्टर्स में यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था। अरे वाह, क्या बात है! और टॉपर वो ब्लड में ऐसे है क्या? ऑल इंडिया रैंक 10 आया इस बार, और टॉपर भी रहे हैं आप, क्या बात है, बहुत अच्छे। और फोर्थ टाइम नेट भी रहा है आपका। यहाँ तो लोगों का नेट नहीं क्वालिफाई होता है। क्या सोचते थे, रात को सोने जाते थे तो सुबह क्या सोच करके उठते थे? सर सोचना तो सिर्फ जेआरएफ ही था, चाहिए तो जेआरएफ, नेट से तो खुशी था ही नहीं। हाँ, नेट था ही नहीं दिमाग में, वो निकल जा रहा नहीं, था बस, क्योंकि हम बार बार एफर्ट्स बस डालते थे इसलिए। नहीं, ये मैंने तो बस पहले से ही टारगेट रखा था कि मेरा पेपर वन में कम से कम 35 क्वेश्चन हो जाए और पेपर टू में 75 क्वेश्चन हो जाए, तो 110 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो रहे हैं, और उसमें तो जेआरएफ पक्का होगा। तो होना ही होना है। सही बात। तो इस बार मेरा पेपर वन से सर 40 क्वेश्चन हुआ था, मगर जियोग्राफी में थोड़ा कम गया था, 69 क्वेश्चन सिर्फ हुआ था। 60 इस पेपर वन में 40 चला गया। जी सर 40 हुआ था। 50 में से 40 क्वेश्चंस एकदम कूट डाला उसको। जी सर। कैसे किया ये कारनामा? 40 क्वेश्चंस मतलब बेहतरीन, कैसे किया आपने ये? सर मैंने उसमें टारगेट बना लिया था ये कौन सा चैप्टर यूनिट से मेरे को कितना मार्क्स चाहिए, जैसे कि मैथ रीजनिंग एंड डीआई है। मैंने वहां पर सोच ही लिया था अगर 15 क्वेश्चन आए तो मेरे को 15 में 15 चाहिए, 14 में भी नहीं होगा। नहीं। बस 15 में 15, और 35 जो क्वेश्चन है उसमें सोच लिए थे कि कम से कम 25 क्वेश्चन आ जाए या फिर 20 22 क्वेश्चन आ जाए, तो मेरा 35 ऐसे ही आ रहा है। तो तो मेरा, आपने हर यूनिट को टारगेट किया? जी सर, यूनिट टारगेट करके आगे बढ़े हैं। कैसे किया, थोड़ा बताएंगे? पे, पेपर वन में सर आपका जो स्टडी मटेरियल था, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड का,
वो सब मैंने फॉलो किया था। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग मेरे को एक मेरा सीनियर था, उन्होंने बताया था, क्योंकि हम्म। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तब। हम्म। तो उनका जो पढ़ाया हुआ था मैंने उसको फॉलो किया। ठीक है। और हायर एजुकेशन मेरा पहले एडुकेशन था 11 में 12 में। हाँ। हायर एडुकेशन उसमें से थोड़ा आइडिया मिला। उसके हाँ। बाद आपका मटेरियल था, या फिर हरप्रीत कौर का मेरे पास बुक था। हाँ, ये बुक ऑक्सफोर्ड सबसे की मैंने बुक। फॉलो किया। हाँ, जी सर। अच्छी बुक है तो वो। पेपर वन ने मेरे को ये बुक सब और आपका स्टडी मटेरियल सीनियर्स का गाइडेंस, ये सभी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। काफी डायनामिकली आपने चीजों को कवर किया, एक एक रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखाई। नहीं सर। इसके लिए इतने मल्टीपल टाइम हम, चूंकि आपका जो अटेम्प्ट था वो 7th अटेम्प्ट था जेआरएफ के लिए, तो आई थिंक इसके पहले तक आप लगातार एक एक यूनिट के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जी सर, मेरे मास्टर्स के टाइम में मैंने बस 2 अटेम्प्ट दिए थे। तो हम्म। उस टाइम में मैंने पेपर वन का एक एक यूनिट को अच्छे से कवर किया था। हाँ। मेरा बस 2-3 यूनिट रह गया था, उसको मैं बीएड चलते चलते कंप्लीट किया था अच्छे से। हम्म। ओके, तो बीएड ने भी हेल्प किया होगा आपको, टीचिंग वगैरह में काफी हेल्प किया होगा। जी सर, जी सर। टीचिंग में कैसे हेल्प करता है बीएड? बीएड का तो कोर्स ही है टीचिंग। वहाँ पर जो गैगने का थ्योरीज है, मॉडल्स है, या टीचिंग का जो मॉडल सब है, वो तो बीएड से मेरे को मिल रहा था। हम्म। और बुक भी था आपका, स्टडी मटेरियल भी था। इन हम्म। सब से मेरे को help मिला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पेपर वन को हर यूनिट टारगेट करके हम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जी सर, इंस्टीड बिल्कुल। ऑफ स्टडिंग कि हम एक साथ सब कुछ पढ़ने बैठ जाएं। इससे बेटर है कि हम एक एक यूनिट को इतना इतना टाइम दें और सबके स्कोर भी हम उसके अकॉर्डिंगली ही बढ़ा सकते हैं। इंडिविजुअल जी सर। स्टडी करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। और ज्योग्राफी में कैसे किया आपने, उसकी क्या स्ट्रेटजी? जियोग्राफी जियोग्राफी में देखिए, इसके जो December 23 का एग्जाम हुआ था, हम्म। उसमें तकरीबन 13 क्वेश्चंस था, सिर्फ सेंसस ऑफ इंडिया से। हम्म। अ, हम्म। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो December 2023 या फिर June 2023। हम्म। मतलब यहाँ से सेंसस से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। हम्म। उसके पहले भी सेंसस से क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन। हम्म। और मेरा सेंसस में अटक जा रहा था। मैं जब फॉलो कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तब ठीक है। मगर एग्जाम के टाइम में प्रेशर की वजह से मेरा सेंसस में अटक जा रहा था। बस वो जो 13 क्वेश्चन था ना, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हुआ था मेरा करेक्ट। तो ऐसे करके जो इंडिविजुअल टॉपिक सब है, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसको अच्छे से टारगेट करना पड़ेगा। वो सब अगर अच्छे से टारगेट कर लिए, तो ऐसे ही मेरे को 60 क्वेश्चन to 65 क्वेश्चन टारगेटेड टॉपिक से मिल रहा है। हम्म। और एक्स्ट्रा जो है उसके लिए किताब पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपका स्टडी मटेरियल सब कवर करना पड़ेगा। हम्म। तो यहाँ तो पर भी पहले। हम अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिविजुअल टॉपिक को हिट करके। जी सर, बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा सेंसस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा किन टॉपिक्स को आप समझते हैं? अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपको इतने एग्जाम का अनुभव है ना, लास्ट 7 एग्जाम्स आपने दिए हैं। तो 7 एग्जाम का मतलब हो गया कि आपने 700 क्वेश्चंस तो एग्जाम में ही बैठ करके सॉल्व किए हैं। जी सर। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। तो उसके बेस पर आपको क्या लगता है कि कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा हमें फोकस करने चाहिए? जियोमॉर्फोलॉजी में अगर हम बोले तो फ्लू जो लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म से क्वेश्चंस रह रहा है, या फिर स्लोप डेवलपमेंट का है, थ्योरीज है, हम्म। वहां से क्वेश्चन हर साल रह रहा है। हम्म। अगर हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में जाए, तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको जो जेट स्ट्रीम है, साइक्लोन्स है, हम्म। हैजर्ड्स है, वहां से हम्म। क्वेश्चंस मिल रहा है हर साल। हम्म। हम्म। प्रेशर बेल्ट से कभी कभी क्वेश्चंस रह रहा है कि हाँ। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का क्वेश्चंस रह रहा है। हाँ। ओशिनोग्राफी में क्वेश्चंस रह रहा है, ऐसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, हम्म। जो ओशियन बॉटम रिलीफ टोपोग्राफी है, वहां से क्वेश्चन रह रहा है। हाँ। हाँ। जिस उसके बाद जो जो सैलिनिटी के आपका टॉपिक्स करंट हैं, से हाँ, करंट से काफी क्वेश्चंस आते हैं, बनते करंट ही से हैं वहां से। तो ये भी। ऐसे करके मैंने इंडिविजुअली हर एक यूनिट से मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया था, इसको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो हम्म। उसमें से जब तक क्वेश्चन मैंने इनकरेक्ट ना हो, हाँ। उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे अगर हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जाएं तो वहां पर रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चंस फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे। जीआईएस रहेगा। के क्वेश्चन फिक्स हैं, आ ही रहे हैं लगातार 3-4 साल से। तो जीआईएस एकदम हॉट टॉपिक बन गया, पकड़ के रख, उसको पकड़ के एकदम रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस फिक्स है, हम्म, आएगा क्या आएगा वहां से। आएगा। और स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम, वहां से भी क्वेश्चन रह तो रहा है हर साल। एकदम अभी 2-3 साल से तो लगातार ही पूछ रहा है, घुमा फिरा के। लगातार।
हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका जो थॉट का सेक्शन है, थॉट में वो स्कॉलर्स का टॉपिक आता ही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए करिए उसको। अच्छा, थॉट में मैं देखता हूँ स्टूडेंट लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि सर समझ में कम आता है। आपका कैसा था थॉट? मेरा सर थॉट बहुत बढ़िया था। मेरे को एक सीनियर ने मटेरियल रेडी करके मेरे को दिया था, अच्छा। तो वो वाला मैंने बस पूरा याद कर लिया था। क्वेश्चंस वहीं से रह रहा था। अगर बस सिर्फ दिक्कत आ रहा था पोस्ट मॉडर्निज्म में, जब अच्छा। वहां से कोई रिसेंट स्कॉलर का नाम उठा के दे कॉलर रहा का था तो नाम। उसमें अटक जा रहा था। मगर पहले वाला जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं था, हाँ, पूरा एकदम क्लियर आ रहा था। पोस्ट मॉडर्निज्म ना थोड़ा सा वो इंडियन एस्पेक्ट में कम है, वर्ल्ड एस्पेक्ट में ज्यादा है। और हम्म। वर्ल्ड में जो जो वर्क हुए हैं पोस्ट मॉडर्निटी को लेकर के, तो वो कुछ भी कहीं से भी उठा के पूछ लेता है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीजें उसकी फिक्स हैं, किसने दिया, कैसे स्टार्ट हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल चीजें तो वो पढ़ करके समझ में आ जाती हैं। आप मानते हैं कि हम हर एक टॉपिक को कम से कम उसके आइडिया तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या? जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पॉजिटिविज्म है, या फेमिनिज्म है, या एनीथिंग, ये हम्म। कोर कॉन्सेप्ट तो दिमाग में होना चाहिए ना। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि हम आइडिया लगाएंगे कैसे कि ये कौन सा किस टॉपिक का दिया हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एलिमिनेशन से भी क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। बिल्कुल सर। तो आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए? जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन सही चूज करते हैं, तो क्या, कौन सा जादू किया आपने इस बार? सर मेरे को ऑप्शन सही निकालना नहीं है, मेरे को बस एलिमिनेट करना है कौन सा रॉन्ग है। बस बहुत। उसी से मेरे को ऑप्शंस मिल जा रहा था। अगर हम लोग देखें, जो 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अंदर फिर ऑप्शंस दिया हुआ है, हाँ। तो ज्यादातर टाइम ऐसा होता है जो ऑप्शन बी अगर इनकरेक्ट रहे, जो स्टेटमेंट बी है वो तीनों ऑप्शन में रहेगा मगर चौथा ऑप्शन में नहीं रहेगा। हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा था, तो मैंने बस एलिमिनेट किया कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, हम्म। उसको एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर मिल जा रहा था। तो मतलब हम अगर सपोज एक स्टूडेंट को, सपोज कोई क्वेश्चन आ गया, स्टूडेंट को जी नहीं सर। पता है, यार यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, सुना ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे वो सही या सही अप्रोच से उसको सॉल्व करे? सर जो क्वेश्चंस में कुछ टर्मिनोलॉजी रहता है, हम्म। उस टर्मिनोलॉजी का फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस ब्रेक करके देखना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। हम्म। अगर क्लिक कर जाए ब्रेन में, और हम्म। एग्जाम के टाइम में प्रेशर अलग रहता है, ऐसे ही अगर अनकॉमन कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही ब्रेन काम माइंड नहीं करता ब्लास्ट हो ठीक। जाता है पूरा एकदम, अरे बस, यार। तो तो उस टाइम में बस जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ जो हिट पॉइंट है उसको बस फोकस करना पड़ेगा। कौन हाँ। सा ये जो पॉइंट है ये मेरे को क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। हाँ, और जब ऑप्शन देख रहे हैं अगर उसके आसपास कुछ मिल जाए तो बस उसी को क्लिक करते थे हम। ये बात बिल्कुल अच्छी कही आपने। अच्छा, पिछले, अच्छा जब आपने पहली बार एग्जाम दिया था, याद करिए फर्स्ट टाइम, और हम्म। अभी ये वाला जो एग्जाम आपने दिया नाइन्थ को, तो पहले हम्म। वाले एग्जाम और अभी वाले में कितना डिफरेंस आ गया है? आप कैसे देखते हो इसको आप? सर मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसको तो मैं अटेम्प्ट पकड़ता नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम में मेरे को पेपर 1 का ज्यादा आइडिया नहीं था। बस हाँ। पेपर 2 के भरोसे ही गए थे। हम्म। तो उसमें भी मेरा 93% आया था क्योंकि वो मोटरसाइकिल था। ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट को मैं बात दे रहा हूँ, मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था, हाँ। सेकंड से सिक्स्थ अटेम्प्ट, हर हम्म। साल हर अटेम्प्ट में मैंने बस बहुत प्रेशर लेके गया था एग्जाम हॉल में, हम्म। जिसकी वजह से मेरा इजी इजी क्वेश्चन सब रॉन्ग हो रहा था। मेरा 5 to 10 क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन जो कभी मैं नींद में भी रॉन्ग नहीं करूंगा वो सब इनकरेक्ट हो रहा था। एग्जाम और पे। इस बार एग्जाम प्रेशर की वजह से, और इस बार मैंने सोच लिया था कुछ भी ना हो। मेरे को ऐसे किया, मेरे दो सीनियर्स मेरे साथ गए थे एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में ढुकने से पहले मेरे को बोल दिया तुम जाओ जैसे हो दो, प्रेशर मत लेना। और इस बार मैंने बस प्रेशर लिए बिना एग्जाम अटेम्प्ट किया है। बिना तो जिसकी प्रेशर, वजह भी प्रेशर नहीं से था? इजी क्वेश्चन भी रॉन्ग बहुत कम हुआ है। प्रेशर कैसे, तो प्रेशर आपने रिलीज कैसे किया? रात को क्या सोच करके सोए थे, सुबह उठे पेपर देने जाना है? रात को ऐसे कुछ सोचे नहीं थे। बस इस बार मैंने एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं लिया था। जो अगस्त में एग्जाम हुआ था उसके बाद से बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे थे। मैंने तो इस बार सोच लिया था कि इस बार अगर हो तो हो, ना हो तो ना हो, कुछ भी नहीं है इस बार। हम्म। एग्जाम का प्रिपरेशन तो पहले से ही है, उसमें तो दिक्कत नहीं है। तो छोड़ा बस ही नहीं थोड़ा सा पढ़ना। बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन किए थे और एग्जाम हॉल में आराम से चले गए।
कोई टेंशन नहीं लिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट लोग जो मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है नेट या जेआरएफ, वट एवर द टारगेट इज, जी। तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि वो ज्यादा उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ने की बजाय इनफैक्ट आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें, जी सर, बिल्कुल। जिसने आपको काफी हेल्प की कि हम पढ़ तो जी। सब कुछ चुके हैं, हम्म। अब हमें बस जरूरत है अपने आप को अपडेट रखने की, हर टॉपिक से हम्म। टच में रहने की। जी सर। ये आपने अप्रोच अपनाया था। अपडेट रहना पड़ेगा और पीवाई को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, हाँ पीवाईक्यूज की बात हमने नहीं की, कैसे आपने उनको इम्पोर्टेंस दिया और कैसे उनको टारगेट किया। सर आपका हॉर्क्राक्स ऑफ जियोग्राफी तो एक साल पहले निकला था। तो हम्म। उसमें 2018 से 2022 तक का मेरे पास स्टडी मटेरियल था, हम्म। सॉरी 2023 तक का। अच्छा। तो वो वाला मैंने रिवीजन पीवाई की सॉल्व किया है। हम्म। मगर उसके पहले जो मैंने अटेम्प्ट दिया था ना, तब मेरे को बस इंडिविजुअली मैंने सर्च किया गूगल सर्च ब्राउजर में। वहां पर मेरे को बहुत सारा लिंक मिल रहा था। मैंने बस हर ईयर का हर जो सेशन का अटेम्प्ट था, पूरा बस पीवाई क्यू अटेम्प्ट किया है। और जो क्वेश्चंस था उसको बस फॉलो किया, ऑप्शन सबको। चारों चार जो ऑप्शन रहता है, वो चारों ऑप्शंस को मैंने बहुत सारे बुक से जिस्ट निकाल के देखने का कोशिश किया। मगर उसमें बहुत टाइम जा रहा था। मगर हम्म। आपका जब हॉर्क्राक्स ऑफ जियोग्राफी आया, उसके हम्म। बाद मेरे को बहुत हेल्प हुआ है, क्योंकि मेरे को बस चारों ऑप्शन का जिस्ट तो वहीं पर मिल जा रहा था। ये जा रहा जो है भाई। टाइम सेविंग हुआ ना वहां पर, बस आपके उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए बहुत हेल्प टाइम किया। सेव हुआ है। टाइम और बच बच गया आपका। क्यों करना, मतलब आपको बस चारों ऑप्शन सिर्फ देख के निकल जाना है, ऐसा नहीं। चारों ऑप्शन का आपको जिस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि और भी इंफॉर्मेशन है चारों ऑप्शंस में। हम्म। वो इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। हम्म। विदाउट दैट इंफॉर्मेशन जेआरएफ नॉट विल बी। हमें पता होना चाहिए ना कि दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, देन व्हाई इट इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, देन व्हाई इट इज रॉन्ग। हमें पता होना जी चाहिए, अगर अगर हम गलत को नहीं समझेंगे तो हम अगले सही ऑप्शन को चूज कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ करते हैं कि वो राइट आंसर को जान तो लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो वो जो थ्री ऑप्शंस बचे हुए उनका क्या, फिर उनको हम कैसे समझेंगे, जब तक वो आप समझोगे नहीं, वो इन डेप्थ नॉलेज नहीं आने वाली है। उसमें अपनी बुक काफी हेल्प करती है। उसको तो मैं हर साल अपडेट भी इसीलिए करता रहता हूँ, हर साल। आपने कहा 2018 तक था, तो आई थिंक वो फर्स्ट वाला एडिशन रहा होगा, सेकंड एडिशन में सर। 2015 तक ऐड कर दिया, थर्ड एडिशन आने वाली है उसमें 2013 12 तक ऐड हो जाएगा, तो वो चीजें चल रही हैं। और लेटेस्ट वाला भी उसमें ऐड कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ आपका टाइम सेव किया जा सके, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वो आपको मैक्सिमम आपका टाइम सेव कर सके, ना कि आपका टाइम और कंज्यूम करने लग जाए वो। कोशिश ये जी सर। रहती है। ठीक है, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब इस तरीके से इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरी जो बातें हैं दरअसल वो स्टूडेंट की क्वेरीज होती हैं। एज अ टीचर मुझे पता तो है, लेकिन जब वो आप चूंकि अब आपका जेआरएफ हो गया, जब आपसे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। तो थोड़ा सा बात करते हैं घर परिवार की भी। कैसा था माहौल घर परिवार में पढ़ाई को लेकर, कितने सपोर्टिव थी आपकी फैमिली। सर मेरा फैमिली पहले से ही बहुत सपोर्टिव है। मेरा वहां पर एग्जाम क्लियर हो या ना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना मार्क्स आए, कितना मार्क्स की वजह से छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। जितना पारो अटेम्प्ट दो। मेरे घर में हर बार यही बोलता था, इस बार नहीं हुआ अगले बार होगा, इस बार नहीं हुआ अगले बार होगा। ऐसे भी मेरा जो सुपरवाइजर है, उनके साथ तो मेरा मास्टर से ही संपर्क अच्छा है। तो उन्होंने हर बार मेरा जब एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन के लिए रह जा रहा था, बोला इसमें कुछ नहीं हुआ, अगले बार फिर देना, अच्छे से पढ़ाई करके देना, हो जाएगा। आई होप उनको काफी खुशी हुई होगी, है ना, आपका जी। इस रिजल्ट को देख करके वो बहुत खुश हुए होंगे। जी सर। हर हर सुपरवाइजर, मुझे ऐसा लगता है जब मैं भी पीएचडी कर रहा था, हर सुपरवाइजर का सपना होता है, ड्रीम होता है कि उसके जो स्कॉलर्स हैं ना वो एटलीस्ट जेआरएफ तो जरूर हो जाए, उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है। जी सर। मेरे बिल्कुल। सुपरवाइजर के अंडर में हम लोग 4 जन 8 जन है। अच्छा, आठों का जेआरएफ है। क्या बात है, क्या बात है। तो ही और शी मस्ट बी अ प्रोफेसर। यस सर, प्रोफेसर एट प्रदीप चौहान। एट हाँ, 8 सुपर स्कॉलर केवल प्रोफेसर के अंडर में ही अलाउड है एज ए यूजीसी नॉर्म्स, अगर हम बात करें। यस सर। बिल्कुल अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी इन डेप्थ हमने चीजों को समझा कि कैसे हमने क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, सारी चीजें हमने डिस्कस की। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और उम्मीद करता हूँ हमारे जो स्टूडेंट है वो भी इस इंटरव्यू को जब सुनेंगे तो उनको भी काफी अच्छा लगेगा।
चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट को थोड़ा सा गाइड कर सकें कि आने वाले एग्जाम के साथ वो किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। सर मेरा बस दो तीन पॉइंट है जो आपको टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर वर्क भी कर रहे हैं तो आपको सुबह कम से कम 2 घंटे और रात को 3 से 4 आवर्स देना पड़ेगा। तो आपको 5 to 6 आवर्स डेली चाहिए कम से कम। हम्म। और ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, छोटा छोटा टारगेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम्म। स्पेसिफिक कुछ पॉइंट है जिसको आपको बुक से निकालना पड़ेगा और उसको ज्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। हम्म। बस यही सब आपको फॉलो करने से मेरा ख्याल से आपका नेट तो कोई रोक नहीं सकता ऐसे करने से, हम्म। और डायरेक्ट भी हो जाएगा। बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स रखिए, जैसा कि अभिषेक ने कहा टाइम टेबल बनाइए, उसे फॉलो करिए, बना करके छोड़ मत दीजिए। फॉलो करिए, रिवीजन करिए, टॉपिक को, हर टॉपिक को टाइम दीजिए, सिलेबस को कवर करिए, बिना सिलेबस कवर किए पीवाईक्यूज करिए। इन सारी ही चीजों को करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक, हमारे इस छोटे से इंटरव्यू में आने के लिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट अभिषेक के इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद काफ़ी नई चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। वीडियो इनका ज़रूर शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, पढ़ना कैसे है सबसे ज़रूरी चीज़। थैंक यू अभिषेक। पूरी टीम की तरफ से एकेजे एकेडमी के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद करता हूं जल्दी ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई हो और दोबारा मैं आपको यहाँ पर बुलाऊं और आपका फिर से एक इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग सेशन हो। थैंक यू। थैंक